हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। आप सभी के सामने एक और क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज का क्लास है एक्सरसाइज नंबर 3.5। एक्सरसाइज नंबर 3.5 का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। 4-5 क्वेश्चन उसमें थे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये दूसरा क्लास है इस चैप्टर का, और इस दूसरे क्लास में ये 2 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमने कंडीशन पहले ही बता दिया है कि क्या होता है। तो ये सवाल जो है वो उसी कंडीशन पे सॉल्व होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2 समीकरण युग्म दिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल है, चर संख्या है, जिसमें ए और बी को कांस्टेंट मान के और ए और बी का वैल्यू निकालना है कि ए और बी के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहां लिखेंगे हम लोग हल समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों अगर बराबर होंगे, तीनों टर्म बराबर हो जाएगा, तभी अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 छाटेंगे। तो लिखेंगे a1 बराबर क्या है, यहाँ a1 बराबर है 2, b1 है 3 और c1 है 7, a2 है a माइनस b, b2 है a प्लस b और c2 है 3a प्लस b माइनस 2। ये कांस्टेंट टर्म है तो ये c2 पूरा का पूरा हो जाएगा। अब इन मानों को इसमें पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू पुट करके और इसको बराबर करेंगे। क्या होगा, a1 है कितना, a1 है 2 बटा a2 है a माइनस b लिख दिया, b1 है 3 b2 है a प्लस b बराबर c1 है 7 और c2 है 3a प्लस b माइनस 2। ये ऐसा है, तीनों टर्म बराबर दिए हुए हैं। तीनों टर्म बराबर है तो इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर, तीनों बराबर है तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तीनों आपस में बराबर हैं। तो हम यहां से लिखेंगे, बारी बारी से बराबर करेंगे। पहले एक बार इसके बराबर इसको लेंगे, फिर दूसरा बार इसके बराबर इसको लेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो यहां से इसको करेंगे, यहां लिखेंगे यदि 2 बटा a माइनस b बराबर 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। यदि इसके बराबर ये है तब क्या होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ये इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू ए माइनस बी बराबर इससे इसमें 2 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, ऐसा होगा। अब इसको गुणा करेंगे, 7a माइनस 7b बराबर इसको 6a प्लस 2b माइनस 2 दूना 4, ऐसा होगा जाएगा। और a और b को एक साइड कर लेते हैं। a और b को एक साइड कर लेंगे तो क्या होगा, 7a माइनस 7b, ये 6a इधर आके माइनस हो जाएगा, 6a ये b आके माइनस हो जाएगा, 2b ये 4 को हम लोग इधर रख लेते हैं माइनस 4, ऐसा होगा। फिर इसके आगे करेंगे, 7a में से 6 घट जाएगा तो बचेगा केवल a, -7a -2b -7b
और -2b, ये दोनों माइनस में है, दोनों b है तो जुड़ जाएगा, तो -9b बराबर ये 4 का 4 आ जाएगा। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। अब इसको हमने मान लिया तीसरा समीकरण। अब एक बार हमने बराबर किया था इसको और इसको बराबर किया, तो ये समीकरण आ गया हमारा ये। दूसरा बार बराबर करेंगे इसको और इसको, इन दोनों को बराबर करेंगे, तब क्या होगा, अब इसको हम बराबर करते हैं इसको और इसको, तो यहां से हम लोग मिटा लेते हैं या यहीं लिख लेते हैं। और यदि इसके बराबर ये होगा तब क्या होगा, 3a बटा a प्लस b बराबर 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2, ऐसा होगा। अगर ऐसा है तब क्या होगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो ये लिख जाएगा 7 इंटू ए प्लस बी बराबर इसको, ये सॉरी 3a नहीं है, केवल 3 है, तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7a प्लस 7b बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 तिरिका 9a प्लस 3b माइनस 6, ये आ गया हमारा। अब इसमें भी a और b को एक तरफ कर लेंगे, तो ये होगा 7a प्लस 7b, ये आके इधर 9a माइनस में हो जाएगा और ये 3b भी माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर हो गया -6। अब 7a माइनस 9a दोनों ऑपोजिट साइन में है तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 7 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 माइनस 2a, और यहाँ से क्या बचेगा 7b माइनस 3b, 7 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 4b, बराबर हो गया हमारा -6। इसको हम लोगों ने मान लिया समीकरण 4। अब ये समीकरण 3 हो गया, समीकरण 4 आ गया। अब 2 समीकरण यहाँ से भी मिल गए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से या जिसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हल कर लेंगे और a और b का हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग को हल करने के लिए क्या करना होगा, किसी एक वेरिएबल के गुणांक को बराबर करना होगा। जैसे यहाँ a है 2a और यहाँ a है, तो और अपोजिट साइन में भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुना बराबर हो जाएगा। अगर b को बराबर करना होगा तो इसमें हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें हमको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 36 हो जाएगा और ये 36 भी हो जाएगा, तो ये दोनों भी बराबर हो सकता है। लेकिन हमको आसानी है कि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये a का कांस्टेंट बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या करते हैं, अब यह देखिएगा कि 2a अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों अपोजिट साइन में है, तो हम इसको जोड़ देंगे तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 3 में 2 से गुना कर समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 2a हो जाएगा, इसमें सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये 2a ऑलरेडी है तो दोनों का कांस्टेंट क्या होगा, बराबर हो जाएगा दोनों का गुणांक, दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइन में है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें क्या करना होगा, जोड़ देंगे, सिंपली जोड़ देंगे तो हमारा a और a का जो टर्म होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारा केवल b का टर्म बचेगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2a माइनस 9 दूना 18 b बराबर 4 दूनी 8, यह हो गया समीकरण 3 2 से गुना करने पर। अब इसमें हमको कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 2a से यहाँ है, 2a से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो दोनों का गुणांक बराबर हो गया, तो हमको और गुणा करने की इसमें ज़रूरत है नहीं।
तो इसको सिंपली लिख देना है। समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 4 हमारा ये है, तो ये -2a प्लस 4b बराबर -6, ये हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, क्या होगा, कट जाएगा। चूंकि हमने जोड़ा है तो साइन हमने चेंज इसलिए नहीं किया है, जब घटाते हैं तब हम नीचे वाले समीकरण का साइन चेंज करते हैं, तो हमें यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। सिंपली हमारा एक माइनस हो रहा है, एक एलिमिनेट हो रहा है, मतलब विलोपित हो रहा है ए का टर्म। तो हम ए और ए में से 2a में से 2a घटेगा तो क्या बचेगा, 0, कट गया। ये -18, ये -4 प्लस 4, माइनस और प्लस माइनस होता है, 18 में से 4 घटेगा 14, b बच जाएगा। ये -8 और -6 दोनों माइनस माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, क्या होगा ये -14। अब क्या है यहाँ, इसलिए b बराबर क्या होगा, -14 बटा -14, ये कट के क्या हो जाएगा 1, तो b बराबर हमारा क्या आ गया 1, b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू को समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख देंगे, क्योंकि इसमें हमको लाना नहीं है, हमको x और y का वैल्यू निकालना नहीं है, x और y का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, x और y का वैल्यू हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। तो हम क्या करेंगे कि a और b जो b का वैल्यू आया है समीकरण 3 या 4 में रख देंगे, तो हमारा a का भी वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से लिखते हैं लिखेंगे समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 है क्या, पहले लिख लेते हैं, a - 9b बराबर -4, यही है ना समीकरण 3। समीकरण 3 लिख लिया। अब ये b का वैल्यू हमको पता हो गया है, b का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ से लिख दिया a 9 गुणा 1 बराबर -4, -4, एक कहाँ से आया, जो एक आया है b का वैल्यू, तो ये कर देंगे a - 9 बराबर -4। a बराबर क्या होगा, यहाँ से इसको a समझिएगा, क्योंकि a और 9 एक ही जैसा हो जा रहा है। a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर हो जाएगा हमारा -4 और ये 9 उधर जाके +9 हो जाएगा, इसलिए a बराबर हो जाएगा हमारा, a बराबर क्या होगा, 9 में से 4 घटेगा तो ये बराबर होगा हमारा 5। तो a बराबर 5 और b बराबर 1, यहाँ से लिख देंगे b बराबर 1। तो क्या है, a और b का किस मानों के लिए, हमारा समीकरण में यही था कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। तो ये हमारा जब वैल्यू रखा तो हमने पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारा a और b का वैल्यू आ गया, जिसमें a बराबर 5 आया और b बराबर 1 आया। तो हम लिख देंगे सिंपली, अतः a बराबर b 5 तथा b बराबर 1 के लिए दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, a बराबर 5 और b बराबर 1 होगा, तो यह दिए गया समीकरण का हल जो होगा वो अपरिमित रूप से अनेक होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी क्या है कि पिछला क्वेश्चन में आपने देखा कि उसमें ये कहा था कि a और b के किस मानों के लिए, किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसमें क्या कहा है कि किस मान के लिए, k के किस मान के लिए रैखिक युग्म समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के।
तो यहां हम लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे हम लोग कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। कब नहीं होगा? यदि क्या होगा, क्या होगा तब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। अगर ऐसा तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 हमें पहले छांटना पड़ेगा। तो लिखेंगे a1 बराबर क्या है? 3 है, b1 बराबर है 1 और c1 बराबर है 1। a2 बराबर है, x का गुणांक यहाँ क्या है? 2k माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2k माइनस 1। b2 बराबर है k माइनस 1 और c2 बराबर है 2k प्लस 1। ये हमारा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आ गया। अब इनको हम इस समीकरण में पुट करेंगे वैल्यू इसका। तो जब पुट करते हैं तब क्या मिलता है कि a1 बराबर a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। तब हमारा ये कंडीशन ये कहेगा कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो हम सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या लिखते हैं? a1 कितना है? a1 है 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर b1 बटा b2, b1 है 1 बटा k माइनस 1 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो c1 है हमारा 1 और c2 है 2k प्लस 1। यही है हमारा। चूंकि ये ऑलरेडी बराबर नहीं है, पहले हम इसको बराबर करके देख लेते हैं इसमें कि इससे हमको k का वैल्यू क्या मिलता है। तो लिखेंगे कि यदि 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1। अब यहां से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1। ये 2k माइनस 1 क्यों रह जाएगा? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम रह जाएगा। यहाँ 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को लिखते नहीं है वैसे। यहाँ से क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, ऐसा होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? k को एक तरफ करेंगे तो 3k और ये आ जाएगा 2k बराबर माइनस 1 पहले से था, ये प्लस 3 माइनस 3 जाके इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3 हो जाएगा। अब 3k माइनस 2 के बराबर क्या होगा? 1 बचेगा 1 के, तो k बच गया और यहाँ से क्या बचेगा? 3 माइनस 1 बराबर 2। अब आप देख सकते हैं कि k बराबर हमारा 2 वैल्यू आ गया। चूंकि इसको हमने इसलिए बराबर नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी बराबर है ही नहीं, बराबर तो है नहीं, ये दोनों तो बराबर है, इन दोनों के बराबर ये नहीं है, तो इसको हमको चेक करने का जरूरत है नहीं। k का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब इस k का वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम यहां रखते हैं तो क्या लिखेंगे? 3 बटा 2 गुने 2 हो जाएगा, k का वैल्यू 2 आया हमारा, माइनस 1 बराबर 1 बटा 2 माइनस 1। 2 क्यों? k का वैल्यू बराबर 1 बटा 2k प्लस 1, ऐसा होगा। अब यहां से क्या करेंगे? 3 बटा 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा? ये 3 बटा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 बटा 3, ये हो जाएगा 1 बटा 1 बराबर 1, ये हो जाएगा 1 बटा 2 दूना 4 प्लस 1, 1 बटा 5। अब ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 हो गया, तो इसको हम 1 बटा 1 बराबर 1 बटा 1 बराबर नहीं है 1 बटा 5 के।
ऐसा तो लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या आया, 3/3 कट के 1 हो जाएगा, तो आ गया हमारा 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/5। ये दोनों बराबर आया, ये दोनों बराबर ऑलरेडी था, ये बराबर भी आ गया, तो बराबर आ गया। और ये क्या हुआ, 1/5, 1 के बराबर 1/5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये क्या आ गया, बराबर नहीं है। तो ये हमारा प्रूफ करता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। किस मान के लिए, k के 2 मान के लिए। अगर k के अलावा कोई और वैल्यू रखते हैं तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा। इसलिए हमारा k बराबर 2 के मान के लिए इन सब दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। किस मान के लिए, तो k बराबर 2 के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दैट फिनिश। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक समीकरण युग्म दिया हुआ है और इसमें कहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि दोनों विधि से हल करना है। अब प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि हमने आपको पहले भी बता दिया है कि कैसे हल करते हैं समीकरण युग्म को, लेकिन इसमें जब क्वेश्चन पूछा है तो हम फिर से इसको दोनों विधि से हल करके देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करने के लिए करते क्या थे, किसी एक समीकरण से x या y के वैल्यू को निकाल के और उसके दूसरे समीकरण में उस वैल्यू को रख देते थे, उससे x या y का वैल्यू निकलता था, उसके बाद फिर तीसरे समीकरण में उस वैल्यू को पुट कर दिया जाता था। तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, 8x + 5y बराबर 9 है। समीकरण 1 यही दिया हुआ। अब यहां से किसी एक को दूसरे के टर्म में निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे या फिर y का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 8x बराबर हो जाएगा 9 - 5y, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां से इसलिए x बराबर क्या होगा, 9 - 5y बटा में 8। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। x का वैल्यू यहां आ गया। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रख देते हैं। 1 में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये वैल्यू हमने 1 से ही निकाला है। अगर 1 में वापस रख देंगे तो हमारा सारा वैल्यू 0 आ जाएगा, ना x का वैल्यू निकलेगा ना y का वैल्यू निकलेगा। तो इसलिए हमको x जिस समीकरण से निकालते हैं उसके अपोजिट वाले समीकरण में, दूसरे समीकरण में हम उसका वैल्यू रखते हैं। तो x का वैल्यू हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है क्या, 3x + 2y बराबर 4, यह है समीकरण 2। अब यहां हम x का वैल्यू रख देंगे ये वाला, तो लिखेंगे 3 × 9 - 5y बटा में 8 + 2y बराबर है 4। ये हमारा वैल्यू आया। अब इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 27 - 5 15 बटा में 8 + 2y बराबर 4, ऐसा होगा। अब ये देखिए भिन्न का जोड़ हो गया। अब भिन्न का जोड़ सिंपली हम लोग हल करेंगे। आठ और 1 का एलसीएम कितना होगा, 8 हो जाएगा। ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, 27 - 15y प्लस ये क्या होगा,
8 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 8 दूना 16y बराबर हो जाएगा 4। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, लेकिन ये 8 चौका 32 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 16 में से 15 घट जाएगा, कितना बचेगा, y बचेगा, और ये 27 बच जाएगा, बराबर 8 चौका 32 हो गया। यहाँ हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया है, इसको हल कर लिया, 16 में से 15 घटा दिया, y बच गया, ये 27 का 27 रख लिया, 1 से मल्टीप्लाई होकर ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब ये 8 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 8 चौका 32, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। अब यहाँ से क्या करेंगे, y बराबर हो जाएगा 32 माइनस 27, इसलिए y बराबर क्या आएगा, 32 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा, तो ये आएगा हमारा 5। y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पहले भी मैंने बताया है कि इस y के वैल्यू को किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 1 2 में रखने से फिर y का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ हमारा x का वैल्यू ऑलरेडी निकला हुआ है, इसलिए हम लोग आसानी से होने के लिए हम लोग इस समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ क्या है, x बराबर है समीकरण 3 में 9 माइनस 5y बटा में 8, ये हो गया। अब ये यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देते हैं 9 माइनस 5 गुने y का वैल्यू 5 बटा में 8, ये क्या होगा, 9 माइनस 5 पचा 25, 9 माइनस 25 बटा में 8, 25 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस 16 बटा में 8, यही होगा। 16 में 8 से भाग लगाएंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आया हमारा -2, y बराबर कितना आया था 5 और x बराबर आया हमारा -2, तो ये x बराबर -2 यहीं लिख दीजिए, y बराबर 5, यही हमारा प्रतिस्थापन विधि से यही हमारा x और y का वैल्यू निकल के आ गया। अब इसी समीकरण को हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, तब देखते हैं कि ये समीकरण का वैल्यू सेम टू सेम आता है कि नहीं आता है। तो आइए देखते हैं अब वज्र गुणन विधि से हल करके। तो ये हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया, अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए कहा जा रहा है। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए इसको वज्र गुणन विधि को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फार्मूला होता है कि x बटा b1c2 माइनस b2c1 बराबर y बटा c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1 बटा a1b2 माइनस a2b1। ये समीकरण ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेज है समीकरण में। ये वाला फार्मूला जो होता है वो समीकरण होता है इस फॉर्म के लिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर समीकरण इस फॉर्म में है तब हम लोग ये समीकरण लिखते हैं, लेकिन अगर समीकरण इस फॉर्म में है ax प्लस बी वाई बराबर सी, तो इस फॉर्म में है तब हम लोग समीकरण में क्या लिखते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। यहाँ माइनस हो जाता है केवल, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस इसलिए हो जाता है कि इन दोनों को अगर इस तरफ लाएंगे तो दोनों प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस इसको ना करके यही समीकरण में ही फॉर्मूला में ही माइनस कर दिया जाता है। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसको चाहे तो अरेंज कर लीजिए या तो फिर फॉर्मूला में माइनस लगा लीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये हम लोग कन्फ्यूज़न नहीं करते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग समीकरण को ही अरेंज कर लेते हैं। समीकरण अरेंज करने से क्या हो जाएगा, 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको आप समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये समीकरण 1 और 2 नहीं मान के हम लोग इसको अरेंज करके तब मानते हैं समीकरण 1 और 2।
अब यहां से देख रहे हैं कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 भी है, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 छांट लेते हैं हम लोग पहले। तो यहां से लिखेंगे A1 बराबर क्या होगा 8, B1 बराबर होगा 5 और C1 बराबर होगा -9, A2 बराबर होगा 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -4। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 आ गया हमारा। अब इस वैल्यू को इस समीकरण में हम लोग पुट कर देते हैं, इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे x बटा B1 C2 है, B1 है कितना 5 गुना C2 है कितना, C2 है -4 माइनस B2 C1, B2 है 2 और C1 है -9 बराबर y बराबर लिखते हैं। तो y बराबर क्या होगा C1 A2, C1 है हमारा -9 गुना A2, A2 है हमारा 3 माइनस C2 A1, C2 ये फार्मूला में माइनस है और हमारा C2 का वैल्यू भी माइनस में है, तो C2 A1 है हमारा 8। इसके बाद हम लिखते हैं 1 और 1 के बाद लिख देते हैं 1 में क्या है A1 B2, A1 है 8 और B2 है हमारा 2 माइनस A2 हमारा 3 और B1 हमारा 5। ये आ गया ऐसा। अब इनको हम हल करते हैं तो क्या आएगा x बटा आएगा 5 का 20 -20 माइनस प्लस, ये 5 का 20 माइनस में, ये -2 और -9 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे y बटा 9 × 27 -27। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये प्लस और ये प्लस है, तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो ये हमारा 8 चौके 32 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 1 बटा 8 दूना 16 -5 दिया 15, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या आएगा x बटा -20 में से 18 घटेगा तो क्या होगा -2 बराबर y बटा -5 हो जाएगा, y बटा +5, 32 में से 27 घटेगा तो y बटा 5 हो जाएगा बराबर 1 बटा 16 में से 15 घटेगा तो 1 बटा 1, ऐसा हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे यदि x बटा -2 बराबर 1 बटा 1, चूंकि तीनों बराबर है तो एक बार हम लोग x टर्म को बराबर करेंगे कांस्टेंट से और दूसरे बार y टर्म को बराबर करेंगे कांस्टेंट से। तो इतना अगर आया ऐसा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 से 1 में गुना होगा तो क्या होगा x बराबर, ये 2 से 1 में गुना होगा तो -2। x का वैल्यू आ गया हमारा, x का वैल्यू आ गया -2। और यदि y बटा 5 बराबर 1 बटा 1 है तब क्या आएगा, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 से y में मल्टीप्लाई होगा तो y बच जाएगा, 5 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 बच जाएगा। आपको याद होगा मैंने जब प्रतिस्थापन विधि से भी बनाया था तो x का वैल्यू -2 आया था और y का वैल्यू -2 आया था। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि दोनों विधि से ये क्वेश्चन को हल कर लिया हमने। दोनों विधियों से हमारा x और y का वैल्यू सेम आया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा दोनों विधि सही है। और इसमें यह क्वेश्चन में और आगे पूछा है कि आपको कौन सा विधि उपयुक्त लगता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको जो अपने हिसाब से अच्छा लग रहा है, जो आसानी लग रहा है, आप उसको विधि बता सकते हैं। आपको कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा विधि उपयुक्त है। अगर बाय द वे पूछ भी लिया, कभी कभार पूछ लिया, तो हम किसी एक को भी अपना विधि बता सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा विधि अच्छा लगता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें प्रतिस्थापन विधि भी अच्छा है और वज्रगुणन विधि भी अच्छा है। तो प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि किसी में से भी आप अपना उपयुक्त किसी एक को भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन तो हल नहीं करेंगे, मेथड सबका एक ही है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन इसमें करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मासिक व्यय का एक भाग जो है वो नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास व्यय के लिए उसे 1180 रुपये देने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात करिए। नियत व्यय का मतलब है कि आप महीने में रहे 30 दिन रहे या फिर जितने दिन रहे, महीने के लिए आपको 500 रुपये मान लिया कि देना है, 500 रुपये आपको देना है। अब आप खाना जितने दिन खाएंगे कि आप 500 रुपये तो आपका हो गया नियत व्यय कि आप 1 महीना रहेंगे तो 500 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका 20 रुपये या 50 रुपये डेली के हिसाब से खाना मिल जाता है। तो 50 रुपये डेली के हिसाब से 30 दिन का खाना होता है 1500 रुपये, तो 500 प्लस 1500 रुपये, ये टोटल आपको देना पड़ेगा 2000 रुपये। तो ये वाला तो नियत है, लेकिन ये वाला क्या है, डिपेंड करता है कि आप कितने दिन रहते हैं। तो हम लोग को यही नहीं पता कि नियत क्या है और प्रतिदिन का क्या है खाने का। तो हम लोग मान लेते हैं, अच्छा इसमें यह कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये पहले ही कहा है कि पहले आप ये चेक करें कि अगर अस्तित्व में है, अगर इसका हल अस्तित्व में है तभी इसको किसी एक बीजगणितीय विधि से हल करना है। तो अस्तित्व में होने के लिए सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट के थ्रू इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन से चेक करेंगे कि समीकरण का हल है कि नहीं है। अगर हल है तो उसको किसी एक बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। तो स्टेटमेंट के थ्रू चलते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है, अब हमें ये नहीं पता कि नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन का व्यय क्या है। तो मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय 100 रुपये है तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपये है। ठीक है, नियत व्यय 100 रुपये मान लिया और प्रतिदिन भोजन का y रुपये मान लिया। तो अगर एक दिन वो रहता है और एक दिन खाना खाता है तो क्या होगा, x प्लस y हो जाएगा। अगर एक दिन रहता है तो एक दिन का ये नियत है 500 रुपये, एक दिन रहिए चाहे फिर 50 महीने दिन रहिए, तो ये तो आपको 100 रुपये लग जाएगा। लेकिन ये वाला क्या है, y एक दिन का भोजन का ही लगेगा। तो ये एक दिन का भोजन का कितना होगा, y रुपये हो जाएगा, 1y हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट है कि जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन का भोजन करता है, 20 दिन का भोजन का खर्चा कितना होगा उसका, 20y हो जाएगा। एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y हो जाएगा। और नियत व्यय 100 रुपया है। तो पहले स्टेटमेंट से जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है तो रहता कितना दिन है, प्रश्न से नियत व्यय तो जुड़ जाएगा ही, चाहे एक दिन रहे चाहे 10 दिन रहे या 20 दिन रहे। तो नियत व्यय है 100 रुपया और 20 दिन उसने भोजन भी किया है, तो 20 दिन के भोजन का खर्चा कितना हो गया, 20y। और इन दोनों को टोटल मिलाकर उसने कितना वहन किया है, 1000 रुपये वहन किया है। तो ये हमारा समीकरण 1 आ गया पहले स्टेटमेंट से, इसको समीकरण 1 लिख दिया। अब दूसरे स्टेटमेंट से लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब दूसरा छात्र बी भी है जो कि 26 दिन भोजन करता है और वो छात्रावास में 1180 रुपये अदा करता है। तो यहाँ क्या होगा, ये नियत व्यय तो उसमें भी लगेगा 100 रुपया, तो नियत व्यय 100 रुपया लग गया। अब 26 दिन खाना भी खाया है तो 20 दिन का खाना का मूल्य हो गया 20y रुपया। तो 26 दिन का खाना का मूल्य कितना होगा, 26y। अब टोटल इन दोनों को मिला के कितना उसने व्यय किया है, तो 1180 रुपये। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। अब ये समीकरण सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं, चेक क्या करना है कि अगर अस्तित्व में है तब, अस्तित्व में होने के लिए क्या होता है कि 2 कंडीशंस होते हैं अस्तित्व में होने के लिए। अस्तित्व में होगा यदि क्या होगा, a1/a2 बराबर
B1/B2 नहीं है, यही होगा ना। दूसरा भी होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, लेकिन अगर वो समीकरण का अस्तित्व में हम उसको मान के चलेंगे तो उसके x और y के एक वैल्यू नहीं होंगे बल्कि अलग अलग कई वैल्यू होंगे। तो हम लोग उसको नहीं मान के चलते हैं, केवल इस चीज को चेक करेंगे कि हम लोग ये x A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो अगर हम A1/A2 क्या है, यहाँ A1 है x1/A2 है 1 बराबर होगा B1 है 20/26। ये बराबर होगा, कभी बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या होगा, सब इसका हल अस्तित्व में होगा। अब ये तो केवल ऐसा ही चेक करने के लिए दे दिया गया कि अस्तित्व में है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो अस्तित्व में होगा, और कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब x का एक वैल्यू आएगा और y का एक वैल्यू आएगा। अब अस्तित्व में है तब क्या कह रहा है कि तब कहा है इसने कि इसे किसी भी एक बीजगणितीय विधि से आप हल कर सकते हैं। इवन आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, और क्या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, वज्रगुणन विधि से हल कर सकते हैं, किसी भी एक विधि से आप हल कर सकते हैं, इसको कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हम लोग यहाँ से विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x है और यहाँ x है, दोनों क्या है, दोनों का गुणांक बराबर है। दोनों का गुणांक बराबर है तो इसको अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, घटाएंगे क्यों, क्योंकि दोनों का साइन भी सेम है, प्लस में दोनों है। तो हम एक को माइनस करने, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 - 2 करने पर, ये माइनस का साइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 - 2 करेंगे तो क्या होगा, x - 20y बराबर 1000 और प्लस है ये x प्लस 26y बराबर 1180। ऐसा होगा। अगर माइनस कर रहे हैं तो नीचे सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस कर दिया हमने, ये x में से x कट के 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा हमारा, यहाँ से बचेगा 26 में से 20 घटेगा तो -6y। अब 1180 में से 1000 घट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, ये 0 का 0 रहेगा, 8 का 8 रह जाएगा, 1 में से 1 रह जाएगा, 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। ये 1180 वाला माइनस है तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे 6y बराबर 180, इसलिए y बराबर क्या होगा 180/6। ये क्या होगा 6×18 30। y का वैल्यू क्या आ गया हमारा 30। y बराबर हमारा क्या 30। अब ये y का वैल्यू हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था क्या, x प्लस 20y बराबर 1000, यही था ना। अब यहाँ से y का वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे तो x प्लस 20 गुने y का वैल्यू 30 है तो 30 रख दिया बराबर 1000। x प्लस 3 दूना 6, 600 बराबर 1000। इसलिए x बराबर क्या होगा 1000, x बराबर होगा 1000 माइनस 600, ये 600 उधर जाकर माइनस हो गया, इसलिए x बराबर क्या होगा 1000 माइनस 600 बराबर 400। अब हमने x और y क्या माना था, x माना था नियत व्यय और y माना था प्रतिदिन भोजन का व्यय था। तो लिख देंगे अतः नियत व्यय बराबर क्या माना था हमने, x माना था, x बराबर 400 तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर क्या माना था, y बराबर क्या आया हमारा 30 रुपये। ये हमारा x और y का वैल्यू आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अंश और हर मान लेंगे कि अंश क्या है, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर y है। तो भिन्न क्या होगा? भिन्न होता है x बटा y, अंश बटा हर, यही होता है भिन्न। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, केवल अंश से 1 घटाया जा रहा है। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट कहेगा उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अंश कितना है? x है, इसमें से 1 घटा दिया गया। हर में कोई परिवर्तन नहीं करने के लिए कहा है, तो हर को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो अगर अंश में से 1 घटा दिया जाता है तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। ये 1/3 पहले स्टेटमेंट से ये मिल गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? 3 × x - y बराबर 3 × x - 1 बराबर y हो जाएगा। y से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y रह जाएगा। 3x - 3 बराबर y। इसको इधर ले जाते हैं, कांस्टेंट को इधर ले जाते हैं, तो 3x - y बराबर 3 इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण पहला आ गया। ठीक है, अब समीकरण पहला आया। अब पहला स्टेटमेंट से पहला समीकरण आ गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? और वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अबरी क्या कह रहा है? पहले क्या था? अंश में 1 घटाया गया था, अबरी बार हर में 8 जोड़ा जा रहा है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं। तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, अंश में कोई परिवर्तन नहीं है तो लिखेंगे x, और हर में क्या है? 8 जोड़ा जा रहा है, तो y + 8 बराबर कितना हो रहा है? 1/4। यही होगा। इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी, तो 4x बराबर y + 8 हो जाएगा। y + 8 क्यों? 1 से मल्टीप्लाई होकर दोनों बराबर, इसका वैल्यू ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब इसको करेंगे, इधर ले आए, तो 4x - y बराबर 8। इसको हमने मान लिया समीकरण दूसरा। पहले स्टेटमेंट से पहला समीकरण मिल गया, दूसरे स्टेटमेंट से हमारा दूसरा समीकरण मिल गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ y और यहाँ y दोनों बराबर है। y और y जब बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे? और दोनों का साइन भी बराबर है, सेम है, माइनस ही है, तो हम एक समीकरण को दूसरे समीकरण से घटा देंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बराबर करने का जरूरत है नहीं, मतलब इसका गुणांक बराबर करने का जरूरत है नहीं, तो इसलिए हम लोग केवल समीकरण एक में से दूसरे को घटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 लिखेंगे 3x - y बराबर 3, यहाँ लिखेंगे 4x - y बराबर 8। यही है समीकरण 1 और 2। अब ये माइनस किया है तो नीचे वाले समीकरण का सभी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे? क्या होगा? ये 4 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा x, लेकिन माइनस होगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा बड़ा है। ये y और y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 8 और ये 3, दोनों का साइन अलग अलग है, तो 8 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा -5। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या होगा? 5 हो गया। x का वैल्यू हमारा 5 मिल गया। अब x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है? 3x - y बराबर 4। यही है ना समीकरण 1। इसमें 5 y का वैल्यू x का वैल्यू रख देंगे 5, तो 3 × 5 - y बराबर 4। ये समीकरण 1 हो गया।
इसमें रख दिया वैल्यू हमने x का, तो ये हो गया 15 माइनस 4 बराबर 15 माइनस वाई बराबर 4। अब इस y को हम लोग दूसरे तरफ ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दिया 15 माइनस 4 बराबर y हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 15 y बराबर क्या होगा, 15 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 11। तो हमारा क्या आ गया, y बराबर 11 और x बराबर हमारा था 5। तो x और y हमने माना क्या था, x और y हमने क्या माना है, भिन्न माना है। तो अतः भिन्न बराबर यहाँ लिख लेंगे, अतः भिन्न बराबर x बटा y, x का वैल्यू आया 5 और y का वैल्यू आया 11। ये हमारा आंसर आ गया 5 बटा 11। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और करेंगे, 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे और 4 और 5 आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेथड हमने बता दिया है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन भी ज़्यादा वास्ट नहीं है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, उसके बाद ये क्लास ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब इसमें यह पूछा है कि टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चन थे, और जबकि उसको एक बार 40 मिला और दूसरा 50 मिलता। 40 कब मिला, जब प्रत्येक उत्तर पर 3 सही नंबर मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक कट दिया जाता है। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, कंपटीशन का एग्जाम में, तो ऐसा ही होता है कि रेलवे का अगर करेंगे तो 3 अगर सही किए हैं, 3 गलत किए हैं, 3 गलत पर 1 सही आपका काट दिया जाएगा। मतलब कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसी तरह से है कि एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 अंक मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन गलत करता है उसको 1 अंक कटौती हो जाती है। तो इस पहले वाले स्टेटमेंट में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन इसमें कह रहा है कि दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि यदि उसे एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते तथा एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कटते तब उसे 50 अंक मिलते, है ना। तो ये क्या है, 1/2 है नेगेटिव मार्किंग, है ना। दूसरे स्टेटमेंट 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट से हम लोग पहले एक बनाते हैं समीकरण कैसे बनेगा। हमें ये नहीं पता कि कितने प्रश्न थे, कितने उसने सही किए, कितने उसने गलत किए। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि कितने सही किए और कितने गलत किए। तो हमें उससे सही और गलत दोनों को जोड़ देंगे तो कुल प्रश्न मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि यश ने कुल x प्रश्न सही किए, ठीक है, सही किए तथा कुल y प्रश्न गलत किए। ठीक है ना। x प्रश्नों का उसने सही से उत्तर दिया, रुको, तो x प्रश्न का सही उत्तर दिया और y प्रश्न का उसने गलत उत्तर दिया। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। यही हमको निकालना है, x प्लस वाई निकालना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो अगर सही प्रश्न और गलत प्रश्न का आंसर आ जाएगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा टेस्ट में पूछेगा कुल प्रश्नों की संख्या मिल जाएगा। अब हम पहले स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते हैं। एक क्वेश्चन उसने सही किया, एक क्वेश्चन पर 3 अंक मिलता है, तो एक क्वेश्चन पर कितना मिलेगा, 3x मिल जाएगा। अब कटौती होती है, कटौती होता है मतलब माइनस लिखेंगे,
पहले यहां लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है। अगर एक सही प्रश्न किया है तो उसको कितना मिलता है, 3 अंक मिलता है। तो x प्रश्न सही किया है तो कितना अंक मिलेगा, 3x मिल जाएगा। अब गलत आंसर के लिए उसमें कटौती होती है तो इसका मतलब है कि माइनस होगा, है ना। गलत उत्तर उसने y प्रश्नों के गलत दिए हैं, एक प्रश्न का उत्तर अगर देता है तो 1 अंक कटता है, y प्रश्न का गलत उत्तर देगा तो y नंबर कट जाएंगे। अब ये दोनों अंक मिला के हुआ कितना है इसको, 40 नंबर। इतना टोटल अंक मिला, टोटल में से इतना गलत आंसर कर दिया तो इतना अंक कट गया, 3x - y बराबर 40। ये हमारा समीकरण पहला आ गया, पहले स्टेटमेंट से समीकरण पहला आ गया। अब पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, यदि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, पहले कितना मिल रहा था, मिला कितना, 3 अंक सही उत्तर पर, अब कटा कितना, गलत उत्तर पर 1 अंक। लेकिन अब कह रहा है कि अगर उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो x प्रश्नों के कितना अंक मिलता, उसको 4x मिल जाता। और कह रहा है कि अगर गलत उत्तर, अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो y क्वेश्चन अगर गलत करता है तो उसको कितना कट जाता, 2y कट जाता। और इतना में से इतना कट के मिलता उसको कितना, 50 मिल जाता। तो यस 50 अंक अर्जित करता। तो ये हमारा दूसरे स्टेटमेंट से दूसरा क्वेश्चन मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि यहां से ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब इस समीकरण को हम लोग यहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो इसको समीकरण 1 नहीं मानते भी, 2 कॉमन कर लीजिए तो यहां से बचेगा 2x - y बराबर 50। ये 2 से ये कट जाएगा 25, तो यहां से बच जाएगा 2x - y बराबर 25। ये हमारा समीकरण सेकंड ये मान लिया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड में जब कंपैरिजन करते हैं तो ये देखते हैं कि y का गुणांक दोनों में बराबर है। y का जब गुणांक दोनों में बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस प्लस करके हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, विलोपित कर सकते हैं। विलोपित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का साइन सेम है तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, y हमारा यहाँ से विलोपित हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। जब एलिमिनेट होगा तो हमारा x का वैल्यू निकल आएगा। यहाँ से देखते हैं तो लिखते हैं समीकरण 1 - 2 करने पर समीकरण 1 कितना है, 3x - y बराबर 40। और ये आया हमारा समीकरण 2, 2x - y बराबर 25। ऐसा आ गया। अब ये दोनों का साइन सेम है, हमने माइनस किया है तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। अब यहाँ से y और y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 2x घट जाएगा तो बचेगा क्या, x बचेगा। और यहाँ से 40 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा, 15 बच जाएगा, 15 बचेगा। अब x का मान हमारा 15 आ गया। x का मान हम समीकरण किसी एक में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कितना, 3x - y बराबर 40, यही है ना। यहाँ से अगर y बराबर निकालना चाहें तो क्या होगा, 3x, ये 40 इधर आ जाएगा बराबर y, है ना। y का ही वैल्यू निकालना हमें। y का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसमें x का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया 3 गुने y, x का वैल्यू 15 - 40 बराबर y। यहाँ से आएगा 15 तिया 45 - 40 बराबर y। इसलिए y बराबर कितना आएगा, 45 में से 40 घट जाएगा तो बचेगा 5। y का वैल्यू हमारा आ गया 5, x का वैल्यू आ गया 15। इसका मतलब है कि यश ने 15 क्वेश्चन सही किए थे और 5 क्वेश्चन गलत किए थे। तो कुल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, कुल क्वेश्चन हमारा कितना आया है, x + y। यहाँ लिखेंगे अतः कुल प्रश्न बराबर
कितना है था x प्लस वाई 15 प्लस 5 बराबर कितना आया 20। ये हमारा कुल प्रश्नों की संख्या आ गया 20, क्योंकि उसने x माना था, हमने x माना था सही प्रश्नों की संख्या, y माना था गलत प्रश्नों की संख्या। तो सही और गलत दोनों क्वेश्चन आए थे, दोनों को मिला के कितना हुआ था x प्लस वाई। x का वैल्यू आया हमारा 15, y का वैल्यू आया 5। तो कुल प्रश्न पूछे गए टेस्ट में कितने थे, तो 15 और 5 मिलके 20 हो गया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन और है इसमें। ये वीडियो लंबा हो रहा है जिसके वजह से उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वास्ट भी नहीं है। मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं, आप 2 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, किसी एक विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि या विलोपन विधि से। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को रेगुलरली देखते रहें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, ताकि नए नए वीडियोज़ आप लोगों तक हम पहुंचाते रहें, आप उससे अपनी तैयारी को परिपूर्ण कर सकते हैं। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगले क्लास में फिर से हाजिर होंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।